नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस एक वीडियो से आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी सब्जेक्ट लिए गए हैं ये सारे आपके जितने भी आपके जीएस के सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं। और ये प्रश्नों की खास बात यह है कि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों से संबंधित भी जितने प्रश्न बन सकते हैं इन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। और ये वीडियो आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि गांधी जी, पहला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और इसी दिन 9 जनवरी के दिन ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन मनाया जाता है। ठीक, तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, तो गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पे किए? गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह किए थे दक्षिण अफ्रीका में ही। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। और कब किए थे? 1906 में। अब ये पूछा जाता है गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह कब किए? गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह कब किए? पहला सत्याग्रह कब किए? तो देखिए, गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह ये 1917 में किए थे। और कहाँ पे किए थे? ये चंपारण बिहार में किए थे। कहाँ पे? चंपारण बिहार में किए थे। और क्यों किए थे ये पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में? ये नील के खेती के लिए किए थे। नील के खेती के लिए किए थे, नील की खेती से संबंधित ये था। ठीक, वहां पे बात करते हैं। यहाँ पे अब आपसे पूछेगा यहाँ पे साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो साबरमती आश्रम की स्थापना भी किसने की? गांधी जी ने की। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए? 1917 में किए। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और यहाँ पे बेलगांव अधिवेशन याद रखेंगे। बेलगांव अधिवेशन, ये बेलगांव अधिवेशन, ये कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, ये एक ऐसा अधिवेशन था जो कि हुआ था कब? ये हुआ था 1924 में। और एक ऐसा अधिवेशन था, एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी भाग लिए थे। और बेलगांव कहाँ पे पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में ये अधिवेशन हुआ था, और ये बेलगांव अधिवेशन 1924 में एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। इसमें गांधी जी इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, गांधी जी इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक, और देख लेते हैं इन प्रश्नों को, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे आपसे पूछे तो ये इसका जवाब हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, और इसी दिन 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, और बात करते हैं गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह कब किए थे? तो ये अपना पहला सत्याग्रह जो है 1906 में किए थे। और ये कहाँ पे किए थे? पहला सत्याग्रह 1906 में। और भारत में आपसे पूछे गांधी जी पहला सत्याग्रह कब किए थे? तो गांधी जी भारत में जो पहला सत्याग्रह है वो 1917 में किए थे। और आपसे पूछे किस जगह पे किए थे? तो चंपारण में किए थे। और चंपारण कहाँ पे पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। और किससे संबंधित था? ये नील के खेती से संबंधित था। यहाँ पे टैक्स वैक्स का मामला था। और साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? आपसे आप एग्जाम में पूछे तो आप लोग बताएंगे गांधी जी ने किया। साबरमती आश्रम की स्थापना कब? 1917 में किया। 1916 भी कहीं पे इसका डेट मिलता है, कहीं कहीं 1916 भी मिलता है। अब बात करते हैं बेलगांव अधिवेशन, जो कि हुआ था कब? 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। और इसकी एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? गांधी जी ने। इसकी एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे। ये कर्नाटक में अधिवेशन हुआ था। ठीक, अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, बॉक्साइट है। और एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? एल्युमिनियम का आपसे पूछे कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आप लोग बताएंगे कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? उड़ीसा है। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि सीसा का अयस्क क्या है? सीसा का अयस्क क्या है? तो आप लोग बताएंगे कि सीसा का अयस्क क्या है। तो इसका अयस्क है क्या? गैलेना। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का अयस्क है। आपसे पूछे कि पारा या फिर मरकरी का अयस्क क्या है? पारा
या फिर आपसे पूछे कि मरकरी का अयस्क क्या है, तो इसका अयस्क क्या है, सिनेबार है। तो इतनी चीजें भी आप लोग, ये चीजें भी आप लोग साथ में याद रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। आपसे पूछे कि एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। और बात करते हैं सीसा का अयस्क पूछे क्या है, तो सीसा का अयस्क कौन सा है, तो ये गैलेना है सीसा का अयस्क। और आपसे एग्जाम में पूछे अगर कि पारा या मरकरी का अयस्क क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि सिनेबार है, पारा या फिर मरकरी का अयस्क। ठीक, बात करते हैं भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो देखिए भारत की अगर पहली बोलती फिल्म पूछे तो आप लोग बताएंगे कि आलम आरा थी। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। और ये कब बनी थी, ये 1931 में बनी थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत की अगर पहली फिल्म पूछे कि कौन सी थी, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, तो आप लोग बताएंगे कि भारत की जो पहली फिल्म थी उसका नाम क्या था, राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र कैसी फिल्म थी, ये मूक फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र कैसी फिल्म थी, ये मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें आवाज नहीं था, इसमें आवाज नहीं था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें आवाज नहीं था। और इसे बनाया कब गया था, तो इसे 1913 में बनाया गया था, 1913 में इसे बनाया गया था। और बात करते हैं भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म पूछे कौन सी है, भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी है, तो भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म का नाम क्या है, नूरजहां है। इसका नाम क्या है, नूरजहां। ये भी आप लोग याद रखेंगे, भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां इसका नाम है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध किससे है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछे, या फिर आपसे पूछे कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध पूछे किससे है, तो आप लोग बताएंगे कि इन दोनों पुरस्कार का संबंध किससे है, फिल्म से है। किससे है, फिल्म से है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सत्यजीत रे से आपसे पूछे कि सत्यजीत रे कौन थे, तो सत्यजीत रे के बारे में याद रखेंगे, ये फिल्म के निर्देशक थे, फिल्म के डायरेक्टर थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये फिल्म के निर्देशक थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो देख लेते हैं हम लोग साथ में। आपसे पूछे कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी, तो आलम आरा थी, इसमें आवाज था, 1931 में इसे बनाया गया था। और भारत की पहली फिल्म पूछे कि कौन सी थी, तो भारत की जो पहली फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक, और आपसे पूछे कि इसमें आवाज नहीं था, ये मूक फिल्म थी, इसमें आवाज नहीं था। और इसे कब बनाया गया था, 1913 में इसे बनाया गया था। भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म का नाम पूछे आपसे, भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म, तो इसका नाम क्या है, नूरजहां भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म थी। ठीक, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछे या फिर ऑस्कर पुरस्कार पूछे, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध भी फिल्म से है। किससे है, फिल्म से संबंध है इसका। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि सत्यजीत रे का संबंध किससे है, तो सत्यजीत रे कौन थे, ये फिल्म के डायरेक्टर थे, फिल्म के निर्देशक थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, देखिए 14 मई 1974 को, 14 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ। और कहाँ पे हुआ था, तो पोखरण राजस्थान में हुआ था, पोखरण राजस्थान में हुआ था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका नाम था, जो पहला परमाणु परीक्षण था, इसका नाम आपसे पूछे क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। क्या, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो भाभा परमाणु जो है अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, ये ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ पे, ट्राम्बे। और ट्राम्बे कहाँ पे, ये मुंबई में स्थित है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मुंबई में स्थित है। और बात करते हैं परमाणु बम की खोज किसने की थी, यानी कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इसका आविष्कार किया था। किसने, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इसका निर्माण किया था। ठीक, तो इसका आविष्कार किया था। अब आपसे पूछे कि परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। कौन सी, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। और आपसे पूछे कि या फिर हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। कौन सी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। आपसे पूछे कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसमें भी कौन सी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। कौन सी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 14 मई 1974 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, पोखरण में हुआ था। और कहाँ पे, राजस्थान में हुआ था। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। आपसे पूछे कि भाभा परमाणु अनुसंधान
केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ट्राम्बे में स्थित है। ट्राम्बे कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। और परमाणु बम के आविष्कार किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इसका आविष्कार किया था। सूर्य में कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम में कौन सी? इसमें भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, जबकि परमाणु बम में जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। सबसे खतरनाक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की विश्व में स्थान क्या है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का विश्व में स्थान है वो कौन सा है? वो भारत का विश्व में स्थान है वो आपका 7वां है। 7वां स्थान है भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। और विश्व की कुल जनसंख्या का आपसे पूछे कि भारत में कितने प्रतिशत है, भारत कितने प्रतिशत है विश्व की कुल आपके क्षेत्रफल का? तो 2.42% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का। अब भारत से बड़े देश कौन से हैं? सबसे बड़ा देश है रूस। सबसे बड़ा देश है रूस। फिर उसके बाद है कनाडा, रूस कनाडा। उसके बाद है आपका चीन, रूस कनाडा चीन। उसके बाद है यूएसए, उससे छोटा है रूस कनाडा चीन यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, ब्राजील। उसके बाद कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वें नंबर पे कौन सा? भारत है, अपना देश है। 7वें नंबर पे भारत है। ठीक, तो ये आप लोग इसका क्रम याद रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो आप लोग कौन सा बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। और आपसे पूछे कि भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछे कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे कि राजस्थान है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा राज्य है उसका क्या नाम है भारत का? गोवा है। ठीक, आपसे पूछे कि सबसे बड़ा भारत का यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो लद्दाख है सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, यानी कि आपके केंद्र शासित प्रदेश। और आपसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उसका भी जवाब क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में स्थान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। और विश्व के क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल का, विश्व का क्षेत्रफल टोटल 100% मान लेते हैं और उसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42% है। और भारत से बड़ा देश, सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन है, चीन के बाद यूएसए, यूएसए के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे है अपना भारत। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है विश्व में? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछे कौन सा है? राजस्थान आप लोग बताएंगे। सबसे छोटा राज्य पूछे भारत का गोवा है। और भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी पूछे तो उसका नाम लद्दाख है। और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे लक्षद्वीप है, भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर ये प्रश्न आपको, ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और इसी तरह आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कैंसर के उपचार के लिए कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है? तो कैंसर के उपचार में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? रेडान गैस का उपयोग करते हैं कैंसर का उपचार में। अब कैंसर से संबंधित प्रश्न हम लोग देखते हैं। आपसे पूछे कि कीमोथेरेपी का संबंध किससे है? कीमोथेरेपी का संबंध किससे है? तो कीमोथेरेपी का संबंध किससे है? ये कैंसर से संबंधित है। किसे? कैंसर से संबंधित है। ठीक, और आपसे पूछे कि तंबाकू चबाने से कौन सा गैस होता? तंबाकू चबाने से कौन सा कैंसर होता है? चबाने से कौन सा कैंसर होता है? तो तंबाकू चबाएंगे तो मुख से चबाया जाता है तो मुख कैंसर होगा, मुख में कैंसर होगा। और आपसे पूछे कि धूम्रपान करने पे तो आप लोग जानते हैं कि धूम्रपान किया जाता है यानी कि सिगरेट वगैरह पीते हैं तो फेफड़े से संबंधित है, यानी कि श्वसन की संबंधित किससे? फेफड़ा से संबंधित है। तो फेफड़े का कैंसर इसमें हो जाएगा। ठीक, फेफड़े में कैंसर हो जाएगा। और आप बताएंगे कि स्टोन कैंसर के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो अम्ल वर्षा जिम्मेदार होता है स्टोन कैंसर के लिए। अम्ल वर्षा क्यों जिम्मेदार होता है? क्योंकि जो अम्ल वर्षा होता है वो पत्थरों पे जब पड़ता है तो उसका पत्थरों का क्षरण होता है, तो इसलिए स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा को क्या कहा गया है? स्टोन कैंसर कहा गया है। और ल्यूकेमिया रोग आप लोग जानते हैं, इस रक्त कैंसर को कहते हैं ल्यूकेमिया।
ल्यूकेमिया रोग किसे कहते हैं? रक्त कैंसर को कहते हैं ल्यूकेमिया, और इसमें उपचार में रक्त कैंसर को कहते हैं ल्यूकेमिया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके उपचार में कौन से किसका उपयोग किया जाता है? इसके उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। इसके उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कब? 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? रेडान गैस है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त है। और कीमोथेरेपी का संबंध किससे है? कैंसर से है। और तंबाकू चबाने से कहाँ पे कैंसर होगा? मुख में कैंसर होगा, मुख कैंसर हो जाता है। धूम्रपान करने से फेफड़ा का कैंसर होता है। और स्टोन कैंसर किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर कहते हैं। और बात करते हैं ल्यूकेमिया रोग या फिर रक्त कैंसर, इसमें कोबाल्ट 60 का उपयोग इसके उपचार में किया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी के दिन मनाते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 किलोमीटर है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। और आपसे पूछे कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई, केवल तटीय सीमा अगर पूछे तो इसकी लंबाई आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे कितना? 5422 मीटर है इसकी लंबाई, 5422 मीटर, सॉरी 5422 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछे कि कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो आप लोग बताएंगे कि 7516 किलोमीटर। कितना? 7516 किलोमीटर है। लेकिन आपसे पूछे कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? दक्षिण तक भारत की विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर इसका लंबाई है, 3214। लेकिन आपसे पूछे कि भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी लंबाई है? पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी लंबाई है? पूर्व बिंदु से पश्चिम बिंदु तक लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106 किलोमीटर है। अब आपसे पूछे कि तटीय सीमा की लंबाई कितनी है भारत की, तो आप लोग बताएंगे कि 5422 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि कुल द्वीपों की समेत यानी कि कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर है। आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण तक का भारत का विस्तार कितने किलोमीटर में है, तो 3214 किलोमीटर है उत्तर से यहाँ पे दक्षिण तक की सर्वाधिक लंबाई। और पूर्व से पश्चिम छोर तक 2933 किलोमीटर है भारत। ठीक, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नाम है थायराइड। और थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है, ये आप लोग बताएंगे कि थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड से। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है कहाँ से? थायराइड से। ठीक, तो ये भी आप लोग ये ध्यान रखेंगे। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम क्या है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका क्या नाम है? यकृत। ठीक, आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है तो वो भी क्या है? यकृत है, मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? देखिए, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किसे? पीयूष ग्रंथि या फिर किसे? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को। ठीक, देख लेते हैं। आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, उसका नाम थायराइड है। थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत है। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तिरंगे को कब अपनाया गया? तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को यहाँ पे संविधान सभा द्वारा तिरंगे को अपनाया गया। अब तिरंगे को तिरंगे का अभिकल्पना किसने सबसे पहले किया? तो पिंगली वैंकैया ने सबसे पहले तिरंगे का अभिकल्पना किया। और आपसे पूछे कि तिरंगे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तिरंगे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2।
तिरंगे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। पट्टी का रंग कैसा होता है, पट्टी के में कौन कौन से रंग होते हैं, तो देखिए सबसे पहला रंग होता है केसरिया, केसरिया होता है। उसके बाद कौन सा रंग होता है, सफेद रंग होता है। उसके बाद आपका हरा रंग होता है। केसरिया किसका प्रतीक होता है, तो साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक होता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सफेद रंग किसका प्रतीक होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो सफेद रंग शांति एवं सच्चाई का प्रतीक होता है, शांति एवं सच्चाई का प्रतीक होता है। और आपसे पूछे कि हरा रंग किसका प्रतीक होता है, कि ये उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक होता है। किसका, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक होता है। और इसमें एक चीज और होता है, अशोक चक्र होता है, अशोक चक्र। और सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया अशोक चक्र। इसमें कितनी, इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग नीला। आपसे पूछे कि अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। इसमें तीली कितनी होती है, अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें टोटल 24 तीली होती है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। और बात करते हैं इसकी अभिकल्पना किसने दिया, तो तिरंगे की अभिकल्पना पिंगली वैंकैया ने दिया था, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2 होता है। और पट्टी का रंग कैसा होता है, तो केसरिया होता है, सफेद होता है और हरा होता है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, और सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। अशोक चक्र का रंग नीला होता है, तीली 24 होती हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो ब्लू व्हेल है, सबसे व्हेल मछली है सबसे विशालतम स्तनधारी। और मछलियों के बारे में हम लोग देखेंगे। आपसे पूछे कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो ये झींगा मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है, ठीक। आपसे पूछे कि यहाँ पे नीली क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध, किसे, मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध। आपसे पूछे कि स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, आपसे पूछे कि स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, मेमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, मेमोलॉजी कहलाता है, ठीक। तो ये इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी क्या है, तो व्हेल मछली है संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, ठीक। और स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मेमोलॉजी कहलाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो जनगण मन पूछे तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अपनाए गए। जनगण मन आप लोग जानते हैं कि हमारा ये राष्ट्रीय गान है। जनगण मन क्या है, हमारा राष्ट्रीय गान है। और इसके लेखक कौन है, जनगण मन के लेखक आपसे पूछे कौन है, तो ये कहाँ से, सबसे पहले बताएंगे कहाँ से लिया गया है जनगण मन, तो ये किस पुस्तक से लिया गया है, तो ये गीतांजलि से लिया गया, गीतांजलि से लिया गया है, ठीक। और गीतांजलि पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक कौन है, गीतांजलि के लेखक आपसे पूछे कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक है। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक है, ठीक। और आपसे पूछे कि प्रथम गायन कब हुआ था, जनगण मन का प्रथम गायन कब हुआ था, तो ये 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले ये गाया गया था। कब, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था, ठीक। और इसे गाने में, अधिवेशन में ये गाया गया था। और इसे गाने में कितना समय लगता है, गाने में इसका गायन अवधि आपसे पूछे कि इसके गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड इसके गाने में समय लगता है। और आपातकाल में इसे कितने समय में गाया जाता है, आपातकाल में इसे 20 सेकंड में आपातकाल में गाया जाता है। इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और लिया कहाँ से गया है, तो गीतांजलि से लिया गया। गीतांजलि के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, अर्थात जनगण मन के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन है क्या है, हमारा राष्ट्रीय गान है, ठीक, राष्ट्रीय गान है जनगण मन। और प्रथम गायन कब हुआ था, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले इसको गाया गया। गायन अवधि कितनी होती है, 52 सेकंड, 52 सेकंड का समय लगता है इसे गाने में। आपातकाल में इसे 20 सेकंड में आप गा सकते हैं। और विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, स्पुतनिक फर्स्ट था।
स्पुतनिक फर्स्ट विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था और इसे किस देश ने भेजा था? सोवियत संघ ने भेजा था। किसने? सोवियत संघ ने भेजा था। और कब भेजा था? तो 1957 में भेजा था। विश्व का पहला उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह था। ठीक। और भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? ये भी आप लोग बताएंगे कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। ठीक। तो भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। 1975 में छोड़ा गया था। इसे रूस की मदद से छोड़ा गया था। और जो उपग्रह होते हैं उसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? किस ऊंचाई पे उपग्रह को छोड़ा जाता है? पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर आप लोग ध्यान रखेंगे। उपग्रह की जो ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर पे उपग्रह को छोड़े जाते हैं। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, ये प्राकृतिक उपग्रह की बात हो रही है। आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो इसका नाम क्या है? डिमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है और ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? तो फोबो गैनीमीड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमीड है। और किसका है? ये बृहस्पति ग्रह का है। ठीक। बृहस्पति का है। ठीक। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह विश्व का पहला स्पुतनिक फर्स्ट है। सोवियत संघ द्वारा, सोवियत संघ का ये उपग्रह 1957 में से लॉन्च किया गया। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। 1975 में से भेजा गया और यहाँ पे रूस की मदद से भेजा गया था। उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर पे इसे छोड़ा जाता है। सबसे छोटा उपग्रह पूछे कौन सा है? तो डिमोस है सबसे छोटा उपग्रह, ये मंगल ग्रह का। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? तो गैनीमीड है सबसे बड़ा उपग्रह, ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। खुदाबस्क पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? पटना में स्थित है। ठीक। और बात करें, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय आपसे पूछे पुस्तकालय कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है उसे कहते हैं, उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय। क्या? राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इसे कब, ये कहाँ पे स्थित है? भारत का सबसे पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय कब कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपसे पूछे कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एंड पुस्तकालय, ये कहाँ स्थित है? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एंड पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है आपका कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? यहाँ पे लिखते हैं, आपसे पूछे कि हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है? तो ये पुस्तकालय था, एक पुस्तकालय, उसकी सीढ़ी से गिर के मृत्यु हो गई थी। किससे? पुस्तकालय से सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, खुदाबस्क पुस्तकालय कहाँ है? स्थित है पटना में। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय का क्या नाम है? तो इसका नाम है राष्ट्रीय पुस्तकालय, है कहाँ पे? कोलकाता में। और 1948 में इसकी स्थापना होती है, ये बनाया जाता है। रूस मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम किसका है? डायनेमो का है। यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब आपसे पूछे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? विद्युत ऊर्जा को बदलता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक। तो ये आप लोग बताएंगे। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत मोटर करता है। कौन? विद्युत मोटर करता है। सबके घर में होगा। अब विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? विद्युत ऊर्जा को किसमें? ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम किसमें कौन करता है? तो ये स्पीकर करता है। स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। और आपसे पूछे कि सौर ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनेमो करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत मोटर करता है। ठीक। विद्युत मोटर करता है। और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम स्पीकर करता है। और बात करते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम सोलर सेल करता है। ठीक। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो किसी वेबसाइट को प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। होम पेज,
एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसका नाम है अलीबाबा। ये अलीबाबा क्या है? अलीबाबा ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। कैसा वेबसाइट है? ई कॉमर्स वेबसाइट है। और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ई कॉमर्स वेबसाइट ये अलीबाबा ये किस देश का है, ये किस देश से संबंधित है? ये चीन का वेबसाइट है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मंगोलिया का आप लोग वेबसाइट कोड बताइए। मंगोलिया चीन के उत्तर में है ना मंगोलिया, और गोभी का मरुस्थल वहीं पे है। आप लोग बताएंगे कि मंगोलिया का वेबसाइट कोड बताएंगे। वेबसाइट कोड, अब आप लोग बताएंगे कि वेबसाइट कोड क्या होता है। आप लोग पूछेंगे जैसे इंडिया का वेबसाइट कोड है IN, यानी कि .IN लगाते हैं ना किसी साइट के पीछे, उसी तरह से मंगोलिया का जो वेबसाइट कोड है वो है MN लगाते हैं, मंगोलिया का वेबसाइट कोड है। आपसे इसी तरह पूछे कि न्यूजीलैंड का वेबसाइट कोड क्या है, न्यूजीलैंड का वेबसाइट कोड है तो NZ न्यूजीलैंड का वेबसाइट कोड है। तो इसी तरह से सभी देश का अलग अलग वेबसाइट कोड होता है। तो देख लेते हैं किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। अलीबाबा ये एक क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्शियल वेबसाइट है। इस किस देश का है? चीन का वेबसाइट है। मंगोलिया का वेबसाइट कोड क्या है? तो MN है मंगोलिया का वेबसाइट कोड। न्यूजीलैंड का वेबसाइट कोड NZ है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। किसने? विलियम जोन्स ने किया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। कब किए थे ये भी आप लोग बताएंगे। तो 1784 में इसकी स्थापना करते हैं। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में 1784 में इसकी स्थापना किए थे। अब बात करते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास की है, कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। और बताएंगे आप लोग कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया था? ये विलियम जोन्स ने ही किया था। किसने? विलियम जोन्स ने ही किया था। और कब किया था? तो ये आपसे पूछे तो ये 1789 में किए थे, 1789 में। और किस भाषा में किए थे? तो ये अंग्रेजी में इसकी अनुवाद कर देते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद करते हैं। ठीक, और बातें हैं और कहते हैं। आपसे पूछे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? एक गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक, और आप लोग बताएंगे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आप लोग बताएंगे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता में। ठीक, कहाँ पे? कोलकाता में। और अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया था अंग्रेजी में? तो विलियम जोन्स ने इसका अनुवाद किया था 1789 में, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर दिए थे। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। हमने प्रश्न किया था कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। आप लोग बताएंगे कि ब्लड प्रेशर का माप किस यंत्र से किया जाता है? ब्लड प्रेशर का माप किस यंत्र से किया जाता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर का माप किया जाता है। किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर का माप किया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि रक्त शुद्ध कहाँ पे होता है, यानी कि खुद प्योरीफाई कहाँ पे होता है? खून प्योरीफाई कहाँ पे होता है? तो ये किडनी में शुद्ध होता है। रक्त कहाँ पे शुद्ध होता है? एक किडनी में शुद्ध होता है। रक्त का pH मान कितना होता है? तो ये एग्जाम में कई बार पूछा है, 7.4 इसका pH वैल्यू होता है। और विटामिन के क्या काम करता है? विटामिन के क्या काम करता है? ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में ये क्या होता है? सहायक होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। साथ में आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। और ब्लड प्रेशर की माप किस यंत्र से किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त प्रेशर का माप किया जाता है। और रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी द्वारा किया जाता है। रक्त का pH कितना होता है? 7.4 होता है। और विटामिन के का रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। विटामिन के क्या कार्य करता है? रक्त का थक्का जमने में सहायक। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?
तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी ने इसको किया था, इंदिरा गांधी के द्वारा ये किया गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग बताएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, और बात करते हैं इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका स्थापना हुआ था कब? इस इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1921 में। फिर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। अब इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, और वहीं से इसका नाम क्या हो गया? भारतीय स्टेट बैंक हो गया। क्या? भारतीय स्टेट बैंक हो गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक या फिर एसबीआई इसका नाम हो गया। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पीएम इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक, बात करते हैं 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आप लोग ध्यान रखेंगे 1949 में हुआ था। और इंपीरियल बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 1921 में, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, और भारतीय स्टेट बैंक के रूप में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे छोटी निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक, क्षोभ मंडल कहते हैं, या फिर इंग्लिश में बात करें तो ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ठीक, इंग्लिश इस वजह से आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश में ही पूछ दे देता है। ठीक, और यहाँ पे क्षोभ मंडल की बात करें, इसमें मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसमें होती हैं। ठीक, और बात करते हैं इसमें सर्वाधिक जलवाष्प पाया जाता है। आपसे पूछे कि सर्वाधिक जलवाष्प किस आपके मंडल में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है, इसमें 90% जलवाष्प पाया जाता है क्षोभ मंडल में। अब आपसे पूछे कि मेघ गर्जन किस मंडल में? तो ये भी मौसम संबंधित घटना है, मेघ गर्जन, तो ये भी होता है क्षोभ मंडल में। और आपसे पूछे कि क्षोभ मंडल का धरातल से ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल का धरातल से ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की जो धरातल से ऊंचाई है वो 14 किलोमीटर है। कहाँ? 14 किलोमीटर। और क्षोभ मंडल की बात करें तो इसमें 165 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे 165 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे तापमान में कितना परिवर्तन आता है? तो तापमान ये 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है। आपसे पूछे कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ठीक, और बात करते हैं मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पे होती हैं? तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में। सर्वाधिक जलवाष्प किस मंडल में पाया जाता है? तो 90% जलवाष्प क्षोभ मंडल में पाया जाता है। मेघ गर्जन किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल का धरातल से ऊंचाई कितनी होती है? तो 14 किलोमीटर इसकी धरातल से ऊंचाई है, और 165 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे क्षोभ मंडल में तापमान में आपको 1 डिग्री सेल्सियस की कमी मिलेगी। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत क्या किया गया? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या? शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार बना दिया गया। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया? इसे किस अनुच्छेद में रखा गया? तो इसके तहत इसके लिए इसे अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया। अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, और इसके तहत क्या हुआ कि शिक्षा को किस सूची से? शिक्षा को राज्य सूची से निकाल के किस सूची में रखा दिया गया? इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया, समवर्ती सूची में रख दिया गया। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे भारत के शिक्षा मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और इनका जन्मदिन होता है 9 नवंबर के दिन। इसी दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाए जाते हैं। और शिक्षा में सुधार आया था किसके कार्यकाल में? शिक्षा में सुधार का कार्यकाल किसे कहा जाता है? सुधार का कार्यकाल किस गवर्नर जनरल के समय को कहा जाता है?
तो विलियम बेंटिंक ने शिक्षा में सुधार किए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विलियम बेंटिंक शिक्षा के सुधार का कार्यकाल इसके कार्यकाल को माना जाता है। और अंग्रेजी शिक्षा पे जोर किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में दिया? अंग्रेजी शिक्षा पे जोर किसके शासनकाल में दिया गया? तो लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया गया। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि 86वां संविधान संशोधन 2002 इसमें क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद नंबर 21 के ए में रखा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इसमें क्या किया गया कि जो शिक्षा थी आपकी, शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रखा गया, यानी कि शिक्षा से संबंधित कानून अब केवल राज्य सूची नहीं बनाएगा, केवल राज्य सरकार नहीं बनाएगा, बल्कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। और प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और शिक्षा में सुधार का कार्यकाल किसके कार्यकाल को जाना जाता है? तो विलियम बेंटिंक के कार्यकाल को माना जाता है शिक्षा में सुधार का कार्यकाल। ठीक, और बात करते हैं अंग्रेजी शिक्षा पे जोर किसके शासनकाल में दिया गया? तो मैकाले के शासनकाल में, लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया गया। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में लिया गया समय कितना लगता है? तो देखिए 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट घूमता है 1 डिग्री देशांतर में। अब बताते हैं 4 मिनट ये घूमता है 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट घूमता है। अब 4 में आप करा दीजिए गुणा किसका? 15 का। 4 में गुणा कराएंगे 15 का, हो जाएगा कितना? 60। तो 60 यानी कि 1 घंटे में, यानी कि ये 1 घंटे में कितना अक्षांश घूमा, तो इसमें भी 15 का गुणा कराना चाहिए पड़ेगा। तो ये 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री देशांतर घूमेगा। ठीक, तो ये भी आप लोग डाटा याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया, इस वजह से हमने बताया इसको। और आपसे पूछे कि 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसकी बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। ठीक, और भारत की मानक समय रेखा जो है कितनी डिग्री देशांतर है? भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर है? तो 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री ये पूर्व देशांतर है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 82.5 डिग्री कौन है? पूर्व देशांतर है। ठीक, अब आपसे पूछे कि 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। ठीक, और 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय ये तिथि रेखा है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर को एक पूरे विश्व की मानक समय रेखा कहते हैं। इसे विश्व की मानक समय रेखा, और इसको क्या कहते हैं? विश्व की मानक तिथि रेखा कहते हैं। ठीक, तो ये भी 180 डिग्री देशांतर को विश्व की मानक तिथि रेखा और 0 डिग्री देशांतर को विश्व की मानक समय रेखा। और ये कहाँ से होके जाती है? लंदन के ग्रीनविच से होके गुजरती है। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि विश्व के पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में लिया गया समय कितना? 4 मिनट का समय लगता है। और 4 मिनट का समय 1 डिग्री देशांतर घूमने में, और उसी तरह से 1 घंटे में कितनी डिग्री देशांतर? 15 डिग्री देशांतर घूमेगी। और बात करते हैं 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। 2 देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? तो ये विषुवत रेखा पे 2 देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी होती है। आगे भी इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। और बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा को क्या कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। और 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? विश्व की मानक समय रेखा या फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? विश्व की समय रेखा या फिर विश्व की मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक, आगे यहाँ पे जियोग्राफी और भी हिस्ट्री के बहुत ही बढ़िया प्रश्न लिए गए हैं। आपको निश्चित तौर पे इसमें मजा आने वाला है। बात करते हैं 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा। अब आपसे पूछे कि कर्क रेखा सूर्य कब चमकता है? सीधे कर्क रेखा पे सूर्य कब चमकता है? तो सूर्य की बात करें कर्क रेखा पे सीधे ये 21 जून को चमकता है, 21 जून को। और कर्क रेखा की कौन सी नदी 2 बार काटती है? कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, माही नदी 2 बार काटती है। और आपसे पूछे कि 13.5 डिग्री नॉर्थ
सॉरी 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? ये इसको कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और यहाँ पे सूर्य कब होता है सीधी, यहाँ पे सूर्य कब सीधे चमकता है? मकर रेखा पे सूर्य 22 दिसंबर के दिन सीधा चमकता है, 22 दिसंबर के दिन सीधा चमकता है। और मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश की बात करें, 0 डिग्री अक्षांश की बात करें, या फिर आपसे कह दे कि विषुवत रेखा, या फिर आपसे कहते हैं विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, और या फिर आपसे कह दे भूमध्य रेखा। और इसकी बात करें तो इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है? इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो इसको काटने वाली 2 बार नदी कौन सी है? कांगो नदी इसे 2 बार काटती है। कौन सी? कांगो नदी इसे 2 बार काटती है। और भूमध्य रेखा पे सूर्य सीधे कब चमकता है? भूमध्य रेखा को सूर्य कब सीधे चमकता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को ये चमकता है। तो देख लेते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और ये सूर्य कर्क रेखा पे 21 जून को चमकता है सीधे, 21 जून को यहाँ पे सीधे चमकता है। और 2 बार काटने वाली नदी माही नदी राजस्थान में इसे 2 बार काटती है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को क्या कहते हैं? इसे मकर रेखा कहते हैं। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी कहाँ काटती है? ये अफ्रीका महाद्वीप में काटती है। और सूर्य यहाँ पे 22 दिसंबर के दिन सीधे चमकता है। 0 डिग्री अक्षांश या फिर विषुवत रेखा या फिर आप कह लो कि भूमध्य रेखा, इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो इसे कांगो नदी 2 बार काटती है। और सूर्य कब 2 बार यहाँ पे सीधे चमकता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य यहाँ पे सीधे चमकता है। और यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन और रात की अवधि भी बराबर होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे? जिप्सम से बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। ठीक, इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। सूत्र इसका होता है CaSO4 का हाफ H2O, इसका ये फार्मूला होता है। अब जिप्सम का आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। कहाँ पे होता है? तो ये राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और आपसे पूछे कि अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? आपसे पूछे कि अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग की जाती है? तो अम्लीय मिट्टी को आपको यदि उपजाऊ बनाना हो तो ये आप जिप्सम का प्रयोग करेंगे। किसका? इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मिट्टी क्या होती है कि यहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं उगाई जा सकती हैं, और क्योंकि इसमें उर्वरता नहीं पाई जाती है। उर्वरक बनाने के लिए, उपजाऊपन बनाने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ में देख लीजिए, आपसे पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O। अब जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो जिप्सम का उपयोग करते हैं अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। ठीक, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जीरो डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति क्या है? यानी कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं? तो इसकी जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। कहाँ पे? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। और 2 देशांतर के बीच में आप लोग बताएंगे कि सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है। जो देशांतर के बीच आपसे पूछे कि सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है, तो 2 देशांतर के बीच जो सर्वाधिक दूरी हो वो भूमध्य रेखा पे होती है। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे होती है। और कितनी होती है? तो ये आप लोग बताएंगे कि 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर
पाई जाती है। दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको गोरे कहा जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे कहा जाता है। और दो अक्षांश के बीच में दूरी कितनी होती है, दो अक्षांश के बीच में दूरी कितनी होती है, तो इसमें नियत होती है दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, इसे कटिबंध कहा जाता है या फिर जोन कहा जाता है, कटिबंध या फिर जोन कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं जीएमटी जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं या फिर इसे क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर इसे आप लोग क्या प्रधान यामोत्तर रेखा बोलते हैं। ठीक, प्रधान यामोत्तर रेखा इसे बोलते हैं। ठीक, और ये कितनी डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर इसे कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर को जीएमटी मीन टाइम या फिर प्रधान या मध्याह्न रेखा या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में ये मिलती हैं। और दो देशांतर के बीच में जो दूरी सर्वाधिक दूरी पाई जाती है वो भूमध्य रेखा पे पाई जाती है। कितनी, 111.32 किलोमीटर। और जीएमटी जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा किसे कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को 111 किलोमीटर होती है, इसे क्या कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में। आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। अब आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक, और आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इनका क्या नाम था, सीडी देशमुख था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और आरबीआई का लेखा वर्ष किसे कहते हैं, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है, तो ये आप लोग बताएंगे। तो जुलाई से जून तक होता है आरबीआई का लेखा वर्ष। कहाँ तक, जुलाई से जून तक होता है। देख लेते हैं। साथ में आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। और बात करते हैं स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और बात करते हैं इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर आपसे पूछे कौन थे, तो सीडी देशमुख है। और वर्तमान समय में आपसे पूछे कि वर्तमान समय में जो आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर है। कौन, शक्तिकांत दास। ठीक, और 25वें नंबर के गवर्नर थे हैं। बात करते हैं आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है, तो जुलाई से लेकर जून तक आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। वर्तमान गवर्नर आरबीआई के कौन है, शक्तिकांत दास, और 25वें नंबर के ये गवर्नर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में प्रतिवर्ष 7 दिसंबर के दिन सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे, अब तीनों सेना देख लेते हैं। आपसे पूछे कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछे कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। या आपसे पूछे कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए थल सेना दिवस पूछे तो इसे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। नौसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। और जो है थल सेना के हेड कौन है, तो मनोज पांडे हैं थल सेना के हेड। कौन, मनोज पांडे हैं थल सेना के हेड। और बात करते हैं नौसेना के हेड कौन है, तो आर हरि हैं, सॉरी नौसेना के जो आपके हेड हैं कौन है, वो उनका नाम आर हरि है। नौसेना के हेड कौन है, आर हरि कुमार। ठीक,
तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आर हरि कुमार नौसेना के हेड हैं, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं वायुसेना के हेड, आपसे पूछे कौन है, तो इसके हेड है विवेक राम चौधरी। कौन? विवेक राम चौधरी इसके हेड है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी के दिन थल सेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर के दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को दिन मनाया जाता है। और थल सेना के हेड कौन है, मनोज पांडे हैं। नौसेना के हेड कौन है, आर हरि हैं, आर हरि कुमार है। और वायुसेना के हेड कौन है, विवेक राम चौधरी वायुसेना के हेड है। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं, तो किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं, ठीक। और भोर का तारा भी किसे कहते हैं, भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। और शुक्र ग्रह सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह भी पूछे कौन है सौरमंडल का, तो वो भी आप लोग बताएंगे शुक्र ग्रह है, ठीक। आपसे पूछे कि पृथ्वी की भगनी किस ग्रह को कहते हैं, पृथ्वी की भगनी। भगनी मतलब क्या होता है, बहिन। पृथ्वी की भगनी किसे, यानी कि रूपरेखा में किसके समान है, पृथ्वी के समान है। और आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो भी इसका जवाब हो जाएगा कौन, शुक्र, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका घूर्णन कहाँ से कब से किस दिशा में कुछ दिशा तक होता है, तो इसका घूर्णन उल्टा होता है। ये पूर्व से घूमता है किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। और पृथ्वी के जो पड़ोसी ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए पृथ्वी के जो पड़ोसी ग्रह हैं, बात करें पड़ोसी ग्रह की बात करें, तो एक तरफ है कौन सा, शुक्र ग्रह है, एक तरफ है शुक्र ग्रह, एक तरफ जस्ट बात कौन सा है, मंगल ग्रह, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दोनों ग्रह पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। तो देख लेते हैं किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा। भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा सौरमंडल का, तो शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी की भगनी। और पृथ्वी की पड़ोसी बहन पृथ्वी की जो पड़ोसी ग्रह है वो एक तरफ है शुक्र और एक तरफ है मंगल ग्रह। और पृथ्वी के निकट ग्रह कौन से हैं, शुक्र ग्रह है। और इसकी घूर्णन कौन सी है, ये पूर्व से पश्चिम दिशा तक इसकी घूर्णन दिशा है। भारत पाक के सीमा को क्या कहते हैं, भारत पाक की जो सीमा है इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और आपसे पूछे कि भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा पाई जाती है। कौन सी डुरंड रेखा पाई जाती है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है, भारत एंड चीन के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है, तो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा है। और आपसे पूछे कि यहाँ पे कि 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कौन सी किसके बीच में है, तो 49 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश है ये यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में। और आपसे पूछे कि 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किसके बीच में है, 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किसके बीच में है, तो जो है 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है ये किसके बीच में है, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में, किसके, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत पाक के सीमा के बीच में क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और भारत अफगानिस्तान की सीमा को डुरंड रेखा, या फिर आपसे पूछे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं, तो इसे डुरंड रेखा कहते हैं, ठीक। 49 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, ये यूएसए और कनाडा के बीच में। और ये विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा है। कैसी, विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा, क्योंकि यहाँ पे एक भी फोर्स इस सीमा पे, इस बॉर्डर पे नहीं लगाए गए। ये दोनों देशों के आपसी समझौते से खींचा गया है यहाँ पे 49 डिग्री पैरेलल। और भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। यहाँ पे बहुत फोर्स लगाई गई है। भारत पाकिस्तान के बीच के रेड क्लिफ रेखा पे भी बहुत फोर्स लगाई गई है। और 38 डिग्री अक्षांश को क्या, 38 डिग्री अक्षांश क्या है, सॉरी जर्मनी पोलैंड नहीं है। 38 डिग्री अक्षांश जो है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में, किसमें, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है, हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है,
तो इसमें आप लोग बताएंगे कि ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। तो देख लेते हैं जो छूटा है, आपसे पूछे कि 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किसे कहते हैं, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है, और हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। किसकी सहायता से, गलफड़े या फिर गिल्स की सहायता से, गलफड़े या फिर गिल्स की सहायता से मछलियां सांस लेती हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, मछली के यकृत तेल में कौन सी गैस होती, मछली के यकृत तेल में कौन सी विटामिन होती है, मछली के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन होती है, तो इसमें विटामिन डी पाया जाता है, इसमें विटामिन डी पाया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मछलियों का जो अध्ययन है वो उसको क्या कहते हैं, इकथ्योलॉजी कहते हैं, इकथ्योलॉजी कहते हैं मछलियों का अध्ययन। ठीक, और बात करते हैं मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। कहाँ पे, ये मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, मोती देने वाली मछलियाँ पाई जाती है। और सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ पे पाए जाते हैं, सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ पे, ये गुजरात में होता है। कहाँ पे सर्वाधिक मछली उत्पादन, गुजरात राज्य में होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछे कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है या फिर गिल्स की सहायता से सांस लेती है। बात करते हैं मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इकथ्योलॉजी कहलाता है मछलियों का अध्ययन। और मछलियों के यकृत तेल में कौन सी यहाँ पे विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन डी पाया जाता है। मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ पे सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ पे होता है, भारत के गुजरात राज्य में सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है। भारत में एकमात्र ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, और ये कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप पे स्थित है। ठीक, और कुछ सक्रिय ज्वालामुखी देख लेते हैं जो विश्व में पाए जाते हैं। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे जो विश्व में पाई जाती हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी आप तो पहले ये याद रखेंगे, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के बारे में बात बताएंगे। ये कहाँ पे पाया जाता है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, तो ये जो ज्वालामुखी है ये इक्वाडोर में पाया जाता है। और इक्वाडोर कहाँ पे स्थित है, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है इक्वाडोर, यहाँ पे पाया जाता है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। इसकी ऊंचाई, इसकी बात करें तो विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी है, विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी है। तो इसके बारे में ये आप लोग एक पॉइंट ये याद रखेंगे। और बात करते हैं मोना लोवा ज्वालामुखी, मोना लोवा ज्वालामुखी। और मोना लोवा ज्वालामुखी की विशेष बात है, ये आपसे पूछे कि कहाँ पे स्थित है, तो हवाई द्वीप पे स्थित है। कहाँ पे, हवाई द्वीप। और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे स्थित है, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ पे स्थित है, ये हवाई द्वीप का किस में स्थित है, यूएसए में स्थित है। और किलायू ज्वालामुखी आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, किलायू ज्वालामुखी आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो ये भी कहाँ पे स्थित है, ये हवाई द्वीप पे स्थित है। ये भी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। और अग्निमेखला क्षेत्र जिसे क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अग्निमेखला क्यों प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछे, तो ये कहाँ पे स्थित है अग्निमेखला, ये प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सक्रिय ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। कैसे, सक्रिय ज्वालामुखी के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो कोटोपैक्सी है सक्रिय ज्वालामुखी। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में पाई जाती है। इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका का एक देश है और ये विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी है।
और बात करते हैं मोना लोवा ज्वालामुखी, और ये कहाँ पे पाया जाता है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ पे? अमेरिका में। और ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछे तो मोना लोवा ज्वालामुखी है। और बात करते हैं किलायू ज्वालामुखी, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप में स्थित है। और जो अग्नि मेखला क्षेत्र है प्रशांत महासागर में स्थित है, और किस लिए प्रसिद्ध है? ये सक्रिय ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हरे पेड़ पौधे द्वारा जो भोजन बनाने की क्रिया है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या होता है? इसमें प्रकाश ऊर्जा किस में बदलता है? इसमें प्रकाश ऊर्जा किस में बदलता है? ये प्रकाश ऊर्जा इसमें रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। कौन सी? रासायनिक ऊर्जा में ये प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कि पौधों में जल का परिवहन किस विधि द्वारा होता है? जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जो जल का परिवहन है वो आपके जाइलम के द्वारा होता है। किसके? जाइलम के द्वारा होता है पौधे में जल का परिवहन। और पौधों में जीवन होता है, ये सबसे पहले किसने बताया था? पौधों में जीवन पाया जाता है, ये किसने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन पाया जाता है। किसने? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन पाया जाता है। अब बात करते हैं, तो इतनी चीजें आप लोग देख लीजिए। आपसे पूछे कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया। और प्रकाश क्या कहता है? ये प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। और पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, पौधों में जीवन होता है, जगदीश चंद्र बसु ने बताया। अमेरिका ने कौन सा राज्य रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। आपसे पूछे कब खरीदा था? तो 1867 में इसे खरीदा था। और बैरिंग जल संधि, आप लोग यहाँ पे एक जल संधि है, प्रमुख बैरिंग जल संधि, और इसके बारे में आप लोग सीखेंगे। देखिए बैरिंग जल संधि है, ये रूस और अलास्का के बीच में, रूस एंड अलास्का के बीच में है बैरिंग जल संधि। या फिर आप कहें कि एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में है बैरिंग जल संधि। क्योंकि रूस कहाँ का देश है? एशिया का देश है। और अलास्का कहाँ का देश है? ये उत्तरी अमेरिका का देश है। ठीक, उत्तरी अमेरिका का देश है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि बैरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में है। अलास्का के बारे में आपसे पूछे कि 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहते हैं? तो 10,000 धुआरों की घाटी अलास्का को कहते हैं। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ कहते हैं? तो यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? कटमई पर्वत। कटमई पर्वत ये अलास्का में पाया जाता है, और इसे कहते हैं कि 10,000 धुआरों की घाटी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा धुआं टाइप का यहाँ पे मौसम होता है। ठीक, और बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। अब सबसे ऊंची चोटी बता दीजिए। उत्तरी अमेरिका पढ़ ही रहे हैं, तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि इस पे भी एक पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट मैकिनले है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। क्या? माउंट मैकिनले है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। या फिर देनाली है, माउंट देनाली चोटी। और ये कहाँ पे स्थित है? ये भी अलास्का में ही स्थित है, इस वजह से इसे बताया गया। तो देख लीजिए, आपसे पूछे कि अमेरिका कौन सा राज्य रूस से खरीदा? तो अलास्का खरीदा 1867 में। बैरिंग जल संधि रूस और अलास्का के बीच में। ऑप्शन में मिलेगा तो आप लोग एशिया और उत्तरी अमेरिका लगाएंगे। बात करते हैं 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहते हैं? तो कटमाई पर्वत अलास्का में स्थित है, इसे कहते हैं 10,000 धुआरों की घाटी। उत्तरी एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट मैकिनले है उत्तरी एशिया की सबसे ऊंची चोटी। या फिर देनाली, माउंट देनाली है, अलास्का में स्थित है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है? तो दूध से क्रीम अपकेंद्री बल के द्वारा निकलता है। कौन से बल? अपकेंद्री दूध से क्रीम इसे अपकेंद्रीय बल के द्वारा निकाला जाता है। अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अपकेंद्रीय बल कैसा बल होता है?
ये केंद्र से बाहर की ओर चलता है, ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है, इसे कहते हैं अपकेंद्री बल। और इसकी विधि के द्वारा दूध से क्रीम निकाला जाता है। और जो कपड़ा सुखाया जाता है वॉशिंग मशीन में, जो कपड़े को सुखाया जाता है, और इसमें भी कौन सा बल काम करता है, इसमें भी अपकेंद्री बल काम करता है। अपकेंद्री बल क्या होता है, ये केंद्र से बाहर की ओर काम करता है, ठीक। और मौत के कुएं में आप लोग यहाँ पे बाइक देखे होंगे चलते हुए, मौत के कुएं में बाइक देखे होंगे चलते हुए, मोटरसाइकिल यहाँ पे लिख लीजिए। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल जो चलाना होता है वो अभिकेंद्री बल के कारण होता है। कौन से बल के कारण, अभिकेंद्री बल के कारण। अभिकेंद्री बल क्या होता है, इसमें जो है फोर्स वो बाहर से केंद्र की ओर लगता है। और दूध से आप दही निकाल देंगे तो दूध के घनत्व में क्या परिवर्तन होगा, दूध से दही निकाल देंगे तो दूध के घनत्व में क्या परिवर्तन होगा, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये घनत्व क्या हो जाएगा, दूध का बढ़ जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देख लेते हैं, दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया अपकेंद्री बल के द्वारा होती है। और कपड़ा सुखाना जो है इसमें भी अपकेंद्री बल काम करता है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाना। और मौत के कुएं में जो बल होता है वो अभिकेंद्री बल होता है, यानी कि इसमें केंद्र की ओर बल काम करता है। और दूध से अगर क्रीम निकालेंगे तो उसका घनत्व जो है दूध का बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रीम जो होता है वो वाटर से हल्का होता है, लिक्विड से हल्का होता है क्रीम, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और 3 दिसंबर के दिन ही क्या मनाया जाता है, भोपाल गैस त्रासदी दिवस। कौन सा, भोपाल गैस त्रासदी दिवस भी भोपाल गैस त्रासदी दिवस भी 3 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। आप लोग बताएंगे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जो है एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, ठीक। आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 दिसंबर के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। और आपसे पूछे कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछे कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है किसान दिवस। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर के दिन। इतने डेट आप लोग दिसंबर के माह के याद रखेंगे। तो देख लीजिए, आपसे पूछे कि विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर के दिन, भोपाल गैस त्रासदी दिवस कब मनाया जाता है, ये 3 दिसंबर, क्योंकि 1984 को हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, 3 दिसंबर 1984 को, ठीक। बात करते हैं विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, और इसके जो वायरस होते हैं HIV वायरस के कारण ऐसा होता है। अब बात करते हैं किसान दिवस का मनाते हैं 23 दिसंबर के दिन। केचुआ को क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं, केचुआ को क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मानव एकता दिवस का मनाया जाता है 20 दिसंबर के दिन मानव एकता दिवस मनाया जाता है। और विश्व राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का मनाया जाता है 20 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है। और आपसे पूछे कि मर्केली पैमाने के द्वारा कौन सा मापन किया जाता है, मर्केली पैमाने के द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो मर्केली पैमाने के द्वारा भी भूकंप की माप की जाती है, ठीक। अब भूकंप विज्ञान क्या कहलाता है, यानी कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। क्या, सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। और आपसे पूछे कि भूकंप तरंगों की औसत गति कितनी होती है, आपसे पूछे कि भूकंप तरंगों की औसत गति कितनी होती है, भूकंप तरंगों की जो औसत गति होती है कितनी होती है, तो ये 8 मीटर प्रति सेकंड होती है भूकंप तरंगों की औसत गति। और सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है, सुनामी आने का जो रीजन होता है, सुनामी आने का कारण क्या होता है, तो जो पृथ्वी समुद्र में सुनामी आती है तो समुद्र के सतह में भूकंप आ जाता है, समुद्र की सतह में जो भूकंप आते हैं उसके वजह से क्या होता है, सुनामी आते हैं। अब विश्व का सबसे सर्वाधिक भूकंप विश्व में कहाँ पे आते हैं, विश्व में जो सर्वाधिक भूकंप है वो कहाँ पे आ जाते हैं, तो विश्व में जो सर्वाधिक भूकंप है
प्रशांत महासागर में आते हैं। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में आते हैं। और प्रशांत महासागर में किस क्षेत्र में? तो अग्निवलय क्षेत्र में यहाँ पे आते हैं। अग्निवलय जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं। देख लेते हैं हमारे साथ में आपसे पूछे कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की मापन किया जाता है। मर्केली पैमाना भी भूकंप का मापन करता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। और सुनामी आने का कारण क्या होता है? कि सुनामी आने का कारण समुद्र की सतह में भूकंप। क्या होता है? समुद्र की सतह में भूकंप होता है। और भूकंपी तरंगों की औसत गति कितनी होती है? तो 8 मीटर प्रति सेकंड भूकंप तरंगों की औसत गति होती है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं? प्रशांत महासागर रेंज में आते हैं। इसे अग्निवलय क्षेत्र कहते हैं। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है। आपसे पूछे कि डेविस कप का संबंध किससे है? डेविस कप का संबंध भी किससे है? ये भी टेनिस से है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। और आपसे पूछे कि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किससे है? डबल फॉल्ट जो शब्द है ये भी टेनिस से संबंधित है। आपसे पूछे कि सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? तो इनका भी संबंध किससे है? टेनिस से है। सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से। आपसे पूछे कि ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम जो होता है वो टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है, टेनिस से संबंधित है। और बात करते हैं टेनिस के परिसर को, जहाँ पे टेनिस खेला जाता है क्या कहते हैं? तो टेनिस के परिसर को कोर्ट कहते हैं। और लॉन टेनिस या फिर टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या फिर टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि लॉन टेनिस या फिर पूछे या फिर टेबल टेनिस में इसमें एक या दो खिलाड़ी, इससे ज़्यादा खिलाड़ी नहीं होते, एक या दो खिलाड़ी होते हैं। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे होपमैन कप का संबंध किससे? टेनिस से। डेविस कप का संबंध किससे? टेनिस से। डेविस कप का संबंध। और डबल फॉल्ट जो शब्द है वो टेनिस में उपयोग किए जाते हैं। सानिया मिर्जा का जो संबंध है वो टेनिस से संबंधित है। और ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? ग्रैंड स्लैम का संबंध टेनिस से है। और टेनिस के परिसर को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। और लॉन टेनिस या फिर टेबल टेनिस में एक या दो प्लेयर पाए जाते हैं, होते हैं। ठीक, दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ था। ठीक, लेकिन इसका राजनीतिक अधिकार आपसे पूछे, इसका राजनीतिक अधिकार, इस पे राजनीतिक अधिकार किस देश का है? तो राजनीतिक अधिकार के बारे में बात करें तो इसका राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है। किसका? डेनमार्क का इस पे राजनीतिक अधिकार है। और बात करते हैं डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और लेकिन ये हिस्सा किसका है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, उत्तरी अमेरिका से टूटकर अलग हुआ और ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। लेकिन आपसे पूछे कि इसका राजनीतिक अधिकार इस पे कितना है, किसका है? तो डेनमार्क का इस पे राजनीतिक अधिकार है। इसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो नवगठित जो तेलंगाना है उसका पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव था। कौन थे? चंद्रशेखर राव थे। और वर्तमान समय में भी मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव है। ठीक, वर्तमान समय में भी यही मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया था। किसे? आंध्र प्रदेश से अलग करके किसको बनाया गया था? तेलंगाना को बनाया गया था। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो ये 2 जून 2014 को इसे तेलंगाना से अलग करके अलग राज्य बना दिया गया था। और तेलंगाना जब बना था तो वो 29वां राज्य बना था। और वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान समय में जो भारत में कुल 28 ही राज्य बचे हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं। ठीक, अब बात करते हैं तेलंगाना का अर्थ क्या होता है। तेलंगाना का अर्थ क्या होता है? यानी कि तेलंगाना का अर्थ होता है कि तेलुगु भाषियों का भूमि। तेलंगाना का अर्थ ये तेलुगु भाषी की भूमि होती है। यानी कि तेलुगु बोलने वाले लोगों की
भूमि होती है, इसका मतलब ये होता है। अब बात करते हैं इसकी तेलंगाना की राजधानी क्या है। तेलंगाना की आपसे पूछे कि राजधानी कहाँ पे स्थित है, तो तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि तेलंगाना में विधानसभा सीट कितनी है, वो 119 विधानसभा सीट है। और राज्यसभा सीट आपसे पूछे कितनी है, 7 सीट है। और लोकसभा सीट यहाँ पे पूछे तो 17 सीट लोकसभा की है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं, वर्तमान समय में भी चंद्रशेखर राव है। आंध्र प्रदेश इसके अलग कब हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था ये तेलंगाना 2 जून 2014 को, और 29वां राज्य जब अलग हुआ था तब बना हुआ था। वर्तमान समय में 8 राज्य है और 28 यूनियन टेरेटरी हैं। राजधानी कहाँ पे है इसकी, हैदराबाद है। और तेलंगाना का अर्थ क्या होता है कि जो तेलुगु भाषियों की भूमि, तेलुगु भाषियों की भूमि तेलंगाना का अर्थ होता है। विधानसभा सीट 119 और राज्यसभा सीट तेलंगाना में 7 और लोकसभा सीट कितनी, 17। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और इनका कार्यकाल कब से कब था, 1950 से लेकर 1962 तक इनका कार्यकाल था। और ये सबसे लंबे समय तक ये राष्ट्रपति रहे, भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले ये राष्ट्रपति हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बात करते हैं इनकी उपाधि एक थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी उपाधि थी कि देश रत्न की उपाधि थी। और इन्हें देश रत्न की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने इन्हें देश रत्न की उपाधि दिया था। और राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था, भारत रत्न कब मिला था, ये भी आप लोग बताएंगे। 1962 में इन्हें भारत रत्न मिला। और इनकी समाधि कहाँ पे स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, समाधि कहाँ पे स्थित है, तो महाप्रयाण घाट इनकी समाधि है। महाप्रयाण घाट इनकी समाधि है। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बात करते हैं, आपसे पूछे इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहता है। और सबसे लंबे समय तक इनका कार्यकाल रहा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत रत्न इन्हें 1962 में दिया गया। और इन्हें इनकी एक उपाधि थी देश रत्न की। और इन्हें किसने दिया था उपाधि, महात्मा गांधी ने दिया था। और समाधि की बात करें, महाप्रयाण घाट इनकी समाधि स्थल है। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो भारत श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। और आपसे पूछे कि आदम का पुल किसके बीच में है, आदम का पुल, तो ये आपके भारत और श्रीलंका के बीच में। और आपसे पूछे कि पाक जल संधि किसके बीच में है, पाक जल संधि किनके बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि स्थित है। आपसे पूछे कि रामेश्वर द्वीप किसमें स्थित है, आपसे पूछे कि रामेश्वर द्वीप कहाँ स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। कहाँ पे, भारत एंड श्रीलंका के बीच में। ठीक, तो इतनी चीजें भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। आपसे पूछे कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, पूर्व का मोती किस देश को कहते हैं, तो श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का मोती। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्राचीन काल में से क्या कहा जाता है, श्रीलंका को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में से रत्नद्वीप कहा जाता था। क्या, रत्नद्वीप कहा जाता था यहाँ पे श्रीलंका को प्राचीन काल में। आपसे पूछे कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, जाफना प्रायद्वीप आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है। या फिर पूछे कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये भी कहाँ पे स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पे, श्रीलंका में स्थित है। देख लेते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में। आदम का पुल कहाँ स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में।
पाक जल संधि कहाँ पे स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। रामेश्वर द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्राचीन काल में इसे रत्न द्वीप कहा जाता था श्रीलंका को। पूर्व का मोती किस देश को कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का मोती। जफना द्वीप कहाँ पे स्थित है? एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है? जफना प्रायद्वीप या फिर एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। किसके लिए? कपास के लिए उपयोग होती है। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। और एक और नाम है काली मिट्टी का, इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। कैसी मिट्टी? लावा मिट्टी भी इसे कहते हैं। ठीक, तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कपास को क्या कहते हैं? इसे सफेद सोना कहते हैं। कपास को क्या कहते हैं? इसे सफेद सोना कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात करता है। गुजरात करता है कपास का सर्वाधिक उत्पादन। और कपास एक कैसा फसल है? ये एक नगदी फसल है। कैसा फसल है? एक नगदी फसल, यानी कि बेच के आप तुरंत मुद्रा पाएंगे, तुरंत पैसा आपको मिलेगा। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो रेगुर मिट्टी के लिए, रेगुर मिट्टी या फिर लावा मिट्टी इसका अन्य नाम है, ये कपास के लिए उपयुक्त है। और इसे कपास को नगदी फसल कहते हैं। सफेद सोना कपास को कहते हैं। और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कपास का गुजरात है। बात करते हैं नादिर शाह अब्दाली भारत से क्या लूट कर ले गया था? तो कोहिनूर हीरा को लूट कर ले गया था नादिर शाह अब्दाली। कोहिनूर हीरा को भारत से लूट कर ले गया था। और मयूर सिंहासन को भी लूट कर ले गया था। किसी? मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था। ठीक, और बात करते हैं मयूर सिंहासन का निर्माण आपसे पूछे किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का जो निर्माण है उसे शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। और बात करते हैं कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था? ये गोलकुंडा की खान से मिला था। गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा मिला था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि नादिर शाह अब्दाली भारत से क्या लूट कर ले गया था? कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था। मयूर सिंहासन लूट के ले गया था। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों। मयूर सिंहासन की बात करें, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और गोलकुंडा ये किस कहाँ से खान से प्राप्त हुई थी? कोहिनूर हीरा पूछा जाता है एग्जाम में, तो गोलकुंडा की खान से ये मिला था। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम गुरु शिखर है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। और ये अरावली जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और बात करते हैं अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी आयु की बात करें तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 570 मिलियन ईयर इसकी आयु बताई गई है। ठीक, 570 मिलियन वर्ष, बहुत ही पुराना है। आपसे पूछे कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? या फिर आपसे पूछे कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? साबरमती नदी का उद्गम के बारे में पूछे। या फिर आपसे पूछे कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इन तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? आपसे पूछे इन तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये अरावली पर्वत से इसका निकलती है। अरावली पर्वत से ये निकलती है तीनों नदी। ठीक, और आपसे पूछे कि पिपली घाट दर्रा कहाँ पे स्थित है? पिपली घाट दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये अरावली में स्थित है। ठीक, और बात करते हैं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी बता दीजिए। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। और कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? तो विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। 570 मिलियन ईयर इसकी आयु अनुमानित की गई है। लूनी नदी का उद्गम, साबरमती नदी का उद्गम, बनास नदी का उद्गम सब कहाँ से होता है? अरावली पर्वत श्रेणी से ही होता है। पिपली घाट दर्रा ये अरावली में पाए जाते हैं, राजस्थान में अरावली में। और सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम धूपगढ़ है, 1360 मीटर है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
तो जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। और सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है उसका क्या नाम है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, उसका नाम है कौन सा? बुध सबसे छोटा ग्रह है। और बात करते हैं सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं? सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं? तो सौरमंडल में कुल वर्तमान समय में 8 ही ग्रह बचे हैं। 8 ग्रह बचे हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लाल ग्रह किसे कहते हैं? सौरमंडल में लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। किसे? मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। ठीक, आप सब कहते हैं भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा या फिर चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? और बुध के बारे में एक चीज और याद रखेंगे, ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। और भोर का तारा या चमकीला तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा या चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो ये शुक्र को कहते हैं। ठीक, शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। और बात करते हैं सबसे किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह हैं? किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो ये आप लोग ध्यान रखिए, मंगल एंड बृहस्पति के बीच में, मंगल एंड बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं चारों तरफ वलय किस ग्रह के पाए जाते हैं? चारों तरफ वलय किस ग्रह के पाए जाते हैं? तो चारों तरफ वलय जो है शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। और बात करते हैं लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो ये यूरेनस को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। किसे? यूरेनस को कहते हैं। यूरेनस को बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। ठीक, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। और सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह आपका बुध है। और लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? मंगल ग्रह को। भोर का तारा किस ग्रह को? चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। चारों तरफ वलय किस ग्रह के बीच में पाई जाती है? शनि के बीच में पाई जाती है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो यूरेनस को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। एलपीजी में लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? इथाइल मरकेप्टन मिलाते हैं। क्या है? इथाइल मरकेप्टन मिलाते हैं। और बात करते हैं एलपीजी में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं। कौन कौन सी गैस? ब्यूटेन गैस होता है एंड प्रोपेन गैस होता है, ये दोनों मिलके एलपीजी बनते हैं। और आपसे पूछे कि गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस में या फिर सीएनजी में पूछे कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसमें कौन सी? मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी? मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक, और आपसे पूछे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितनी है? वायुमंडल में कितने प्रतिशत में नाइट्रोजन? तो 78.08% में वायुमंडल में नाइट्रोजन है। और ये सर्वाधिक है। कोई गैस सर्वाधिक सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है वायुमंडल में? आपसे पूछे तो आपके नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन पूछे सौरमंडल में कितनी पाई जाती है? तो 21% सौरमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि एलपीजी में लीकेज का पता लगाने के लिए क्या चीज मिलाते हैं? तो इथाइल मरकेप्टन मिलाते हैं। और यहाँ पे गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन नामक यहाँ पे गैस होती है। और गोबर गैस की बात करें या फिर सीएनजी की, ये मीथेन गैस में, इसमें मीथेन गैस होता है। जबकि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78.08% होता है। सर्वाधिक मात्रा में 21% यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। विश्व की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा के पास है विश्व में सबसे बड़ी समुद्री सीमा। अब भारत का कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे बड़ी समुद्री सीमा है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि गुजरात राज्य के पास है सबसे ज्यादा समुद्री सीमा। किसके पास है? गुजरात के पास में है। गुजरात के पास सबसे अधिक समुद्री सीमा है। और बात करते हैं कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी का क्या नाम है? ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। और वुड बफेलो नेशनल पार्क आपसे पूछे कहाँ पे पाए जाते हैं? वुड बफेलो नेशनल पार्क तो कनाडा में पाए जाते हैं वुड बफेलो नेशनल पार्क। और आपसे पूछे कि विनिपेग झील
विनिपेग झील पूछ ले, या फिर आपसे पूछे कि ग्रेट स्लैव झील, ग्रेट स्लैव झील कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपका कहाँ पे, कनाडा में पाए जाते हैं। कहाँ पे, कनाडा में पाए जाते हैं। अब आपसे पूछे कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे पाए जाते हैं, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर आपसे पूछे कि 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ अक्षांश। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे, यूएसए यानी कि अमेरिका और यूएसए और कनाडा के बीच में पाए जाते हैं, यूएसए और कनाडा के बीच सीमा पे पाए जाते हैं। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि यहाँ पे घास कौन से पाए जाते हैं, घास, तो कनाडा में प्रेरी नामक घास पाए जाते हैं, कनाडा में प्रेरी नामक घास पाए जाते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी समुद्री सीमा कनाडा के, भारत में किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा है, तो गुजरात की है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है, और वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में पाए जाते हैं, और घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। और विनिपेग झील, ग्रेट स्लैव झील कहाँ पे पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते थे। विनिपेग झील और ग्रेट स्लैव झील कनाडा में। नियाग्रा जलप्रपात या फिर 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, ये यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है, तो ये भी जियोग्राफी का बढ़िया प्रश्न है। तो सबसे बड़ी स्थल सीमा किसका है, बांग्लादेश का है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे अधिक जो है सीमा लगाता है। ठीक, और सबसे भारत की सीमा सबसे सर्वाधिक किस देश के साथ, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि किस देश की सीमा सबसे बड़ी है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है, तो देखिए किस देश की असली सीमा सबसे बड़ी है, तो चीन की असली सीमा सबसे बड़ी है। 14 देश से सीमा साझा करता है, 14 देश से सीमा साझा करता है। और आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, एशिया का जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम क्या है, चीन है। और सबसे छोटा देश कौन सा है एशिया का, एशिया में बात करें तो सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव है। ठीक, और विश्व का सबसे बड़ा जो सागर है, विश्व का जो सबसे बड़ा सागर है उसका नाम बताइए। विश्व का जो सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर है। कौन, दक्षिण चीन सागर उसका नाम है। और बात करते हैं चीन में जो चक्रवात आते हैं उसका नाम क्या है, चीन में जो कौन से चक्रवात आते हैं, तो चीन के जो चक्रवात है उसे टाइफून कहते हैं। क्या, चीन की चक्रवात को टाइफून कहते हैं। और चीन में कुछ नदी पाई जाती हैं, जैसे यांगसी नदी चीन में पाई जाती है। यांगसी नदी की विशेषता है कि ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी या फिर बड़ी नदी है। ठीक, और बात करते हैं यांगसी नदी की एक विशेषता हो गई। अब बात करेंगे हुआंगहो नदी की। हुआंगहो नदी की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, पीली नदी कहते हैं। क्या, पीली नदी कहते हैं हुआंगहो नदी को। और बात करते हैं चीन की सभ्यता इसी नदी के किनारे विकास हुआ था, चीन की सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ था। और हुआंगहो नदी के बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसे चीन का शोक कहा जाता है, इसे चीन का शोक कहा जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि किस देश की असली सीमा सबसे बड़ी है, चीन की 14 देश के साथ सीमा साझा करता है। और एशिया का सबसे बड़ा देश क्या है, चीन है। ठीक, सबसे बड़ा देश चीन है, सबसे छोटा देश क्या है, मालदीव है। और विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। और बात करते हैं चक्रवात, यहाँ पे टाइफून कहे जाते हैं चीन के चक्रवात को। और यांगसी नदी ये चीन की नदी है और इसमें एशिया की सबसे लंबी नदी है। और हुआंगहो नदी की बात करें, ये पीली नदी इसका नाम है, और ये चीन की सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, तो हुआंगहो नदी को चीन का शोक भी कहते हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न और बचा रह गया, आपसे पूछे कि भारत की सीमा सर्वाधिक किस देश से लगती है, तो भारत की जो सीमा है सर्वाधिक ये आपको बांग्लादेश से लगती है। किससे, बांग्लादेश से लगती है। और बात करते हैं किस किस राज्यों से, तो यहाँ पे टोटल 7 देश से सीमा लगता है। तो 7 देश कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया आपका पाकिस्तान,
उसके बाद हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे नेपाल। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे क्या, भूटान, चीन, भूटान। फिर याद रखेंगे क्या, म्यांमार। फिर याद रखेंगे आपका बांग्लादेश। कितने देश हो गए, 7 कंट्री हो गए हैं। देखिए भारत की सबसे सर्वाधिक किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से सर्वाधिक लगती है, पाकिस्तान से भी लगती है, अफगानिस्तान से भी लगती है, चीन से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है, भूटान से लगती है, म्यांमार से लगती है भारत की सीमा, और बांग्लादेश से लगती है। कुल टोटल 7 देशों से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस देश की असली सीमा सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो सबसे बड़ी असली सीमा चीन की है और ये 14 देश के साथ सीमा साझा करता है। और चीन के बारे में जो भी प्रश्न आप लिख सकते हैं कुछ अलग उससे लिखें। इसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये पाकिस्तान के रहने वाले। कहाँ के, पाकिस्तान के रहने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान। और बात करते हैं कि सीमांत गांधी ही कहा जाता है, इन्हें मुस्लिम गांधी भी कहा जाता है। कौन, इन्हें मुस्लिम गांधी भी कहा जाता है, और इन्हें कौन सी, इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इन्हें फ्रंटियर गांधी पूछिए आपसे किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से इन्हें सम्मानित कब किया गया था, तो 1987 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। और भारत रत्न पाने वाले ये पहले विदेशी थे। भारत रत्न पाने वाले ये पहले विदेशी थे। ठीक, ये पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। और बात करते हैं, इन्होंने एक वो क्या बोलते हैं आंदोलन शुरू किया था, लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। कब शुरू किया था गफ्फार खान ने इसे, तो ये 1930 में शुरू किया था। और लाल कुर्ती आंदोलन को क्या कहते हैं, इसे खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं। खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ये भारत में पाकिस्तान के रहने वाले थे। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, 1987 को इन्हें भारत रत्न पाने वाले ये पहले विदेशी व्यक्ति थे। इन्हें मुस्लिम गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और लाल कुर्ती आंदोलन किसने शुरू किया था, गफ्फार खान ने शुरू किया था 1930 में। और खुदाई खिदमतगार इसे कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।